Order, order. Welcome to another episode of Reporters Without Orders, where we talk about what made news, what did not, and what absolutely should not have. In today's episode, we have two of our in-house reporter, Basant Kumar and Avdesh Kumar. Avdesh was reporting on Delhi Assembly election, and Basant was recently in Kumbh in Prayagraj, from where he did a very exclusive report on the death toll during the stampede. So we are going to talk about both these stories. From Avdesh, we will understand the post-election scenarios in Delhi, and he has also done a very interesting story on the shift in the Dalit voters in this Delhi Assembly election. So let's start with Avdesh. So the Delhi Assembly elections have recently been concluded, and we have seen AAP was BJP owned by 48 seats, and AAP was just in 22 seats. So what did you see and what did you read in this election results? You were covering the elections for more than a month, and you have been covering Delhi government for last 4-5 years. So what these results means to you? देखिए प्रत्युष कि हम लोग पहले भी इलेक्शन कवर कर रहे थे, उसके बाद हमने स्टोरी की यहाँ पर, तो पहले से ही कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब झुग्गी झोपड़ी वाला जो वोट है या फिर जो कहीं के दलित वोटर्स हैं, उनका झुकाव कहीं ना कहीं था। क्योंकि जब हम इलेक्शन में गए थे, ग्राउंड पर हम पहुंच रहे थे, तो मतलब हमको खासतौर से मुस्लिम्स और जो दलित कम्युनिटी है उसमें ये देखने को मिल रहा था कि उनका सबसे पहले ये था कि वो चाहते थे कि कांग्रेस को वोट करें, मतलब ग्राउंड पे जब हम लोग जा रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से फिर कम से कम आधा दर्जन रैलियां होने वाली थी जो राहुल गांधी की, और फिर उन्होंने वो ड्रॉप कर दी, नहीं कि वो रैलियां रद्द कर दी। उसके बाद से थोड़ी चीज़ें बदली। वो बदलने के बाद ये हुआ कि ये मन बनाया गया कि भाई कांग्रेस तो फाइट में है ही नहीं, तो फिर कहाँ जाया जाए, विकल्प के तौर पे कहाँ जाए, क्योंकि मुस्लिम काफ़ी नाराज़ थे। आपको जानकारी होगी कि CA और NRC वाले प्रोटेस्ट के बाद से फिर जिस तरह जब कोरोना काल था तो जो तबलीगी जमात पर किस तरह जो है अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की थी, उसको लेकर मुसलमान काफ़ी नाराज़ थे। ऐसे ही तो मुस्लिम और दलित का एक कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा था कि शायद वो लोग इस बार कांग्रेस को वोट करते, लेकिन वो कांग्रेस फाइट में नहीं थी। इसके बाद वो लोग आम आदमी पार्टी में, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही चुना। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मुस्लिम वोटर्स का थोड़ा हम समझ सकते हैं, क्योंकि लास्ट असेंबली इलेक्शन की बारी दिल्ली दंगे हुए, लाइक आफ्टर द रायट्स, लाइक देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिस्कंटेंट अमंग द मुस्लिम्स, स्पेशली ताहिर हुसैन को जो आपने एक तरीके से मतलब छोड़ दिया जब एलिगेशंस लगे, तो उसके बाद उस सब के शाहीन बाग में भी अरविंद केजरीवाल ने एक भी दिन नहीं किया था, तो उसके बाद से एक सपोर्ट का वो समझ सकते हैं। लेकिन दलित वोटर्स का किस तरीके से शिफ्ट हुआ है, उसका कारण क्या क्या है? क्योंकि दिल्ली सरकार क्लेम करते हैं कि उन लोग का बहुत सारे दलित स्कीम्स है, और बसंत जी और अनमो हमारी और रिपोर्टर्स ने भी इस पे स्टोरीज किया है कि कितना सफल है वो स्कीम्स या नहीं है। तो आपको आपका मेन रीजंस क्या क्या दिखाई दिया कि लोकसभा और 25 के इलेक्शंस के बीच? देखिए, मैं सबसे पहले अगर दलित जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, मैं रिजर्व सीटों की बात करूं, दिल्ली में 12 रिजर्व सीटें हैं। पहले 13 हुआ करती थी, अभी 12 हैं। इन 12 में 8 आम आदमी पार्टी के पास गई हैं, 4 बीजेपी ने जीती हैं। तो सीधे सीधे मतलब हम कह सकते हैं कि दलित वोटर्स ने अभी भी आपको नहीं छोड़ा है। हाँ, क्योंकि दलितों का क्या था कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, अभी भी उनको लगता है कि एटलीस्ट पानी उनके पास पहुंच रहा है, बिजली, हालांकि पानी की स्थिति कई इलाकों में बहुत ज़्यादा ख़राब है, नहीं भी पहुंच रहा है, लेकिन उनको लगता है कि पानी फ्री आ रहा है, बिजली फ्री है, बस में ट्रैवल फ्री कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनको डायरेक्ट मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि ये वोट जो है उधर जाएगा। तो उनको ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि बीजेपी या कोई और पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये चीज़ें उनसे छीन ली ना जाए, हटा ली ना जाए। तो इसलिए आप रिजर्व सीटों की बात करेंगे तो जैसे मैं जिक्र करूँ, बवाना, मंगोलपुरी, मादीपुर और त्रिलोकपुरी भाजपा के खाते में गई हैं, जबकि जो 8 सीटें हैं, सुल्तानपुर माजरा, करोल बाग, पटेल नगर, देवली, अम्बेडकर नगर, कोंडली, सीमापुरी, गोकलपुर, ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। यानी मैं बता दूं कि दिल्ली में 36 ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित समुदाय की आबादी 15% से 21 सीट्स बीजेपी के पास। आप जो 36 वाला नंबर बोल रहे हैं, जहां पे दलित का एक मतलब कंसिडरेबल पॉपुलेशन है, 19%, 18%, 20% एंड 25%, तो रिजर्व नहीं है शायद। तो ऐसा 36 सीट्स में, लेकिन एक देखा जाए तो बीजेपी 21 सीट्स में जीते हैं। हाँ, लेकिन तो इसको आप कैसे आंकलन करेंगे? लेकिन वो परसेंटेज दलितों का वहां कम है, जैसे 19% है, 20% है। हाँ, कुछ सीटों पर है, कुछ सीटों पर है।
तो वहाँ उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग परसेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा अगर दलित, जैसे दलितों की बात कर रहे हैं, दलित मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, इस बार वो हमेशा से लड़ती रही है, 70 की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ती है। इस बार तो चंद्रशेखर भी थे, लेकिन आप देखिए कि दलितों ने उनको नहीं चुना, है ना। वो इस भूमिका में ही नहीं थे कि वो थोड़ा सा भी इस आंकड़े को इधर उधर कर देते। 1% वोट भी नहीं आया, जमानतें जब्त हो गई उनके उम्मीदवारों की। लेकिन इससे मुझे अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने सही बोला कि उन लोगों ने जो ट्रेडिशनल कास्ट पार्टिस्ट है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बोले या मायावती की बीएसपी, उसमें वोट नहीं किया। आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव दिखा, दलित वोट का अभी भी झुकाव है। और जैसे आपने बोला कि वो बेसिकली है कि जो फैसिलिटीज मिल रहे थे, फ्री पानी, बिजली, जो भी हो, ये जो फ्री फैसिलिटीज, बस राइड्स, क्योंकि ज़्यादातर मतलब एक, आई डोंट नो वेदर आई वुड बी राइट और रॉन्ग, उनका इकोनॉमिक, जो दलित्स इन दिल्ली, उनका इकोनॉमिक स्टेटस लाइक इट्स लोअर मिडिल क्लास और गरीबी मतलब उसमें है ज़्यादा, तो उसकी वजह से। तो आपको लगता है कि दिल्ली जैसे एक मेट्रो सिटी में जब ये इलेक्शंस की कास्ट लाइन की बात आ जाता है, तब ये कास्ट लाइन से ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स में ज़्यादा मतलब डिपेंड करती है। जैसे बीएसपी को वोट देने से अच्छा है आम आदमी को दो, क्योंकि वो हमको कुछ कुछ चीजें फ्री में दे रहा है। और मतलब दूसरी बात फाइट में है ना, हम ये देखते हैं ना कि भाई लड़ कौन रहा है चुनाव, ग्राउंड पे कौन है। मैं कोर वोटर की बात नहीं करता कि भाई जो उनका कोर वोटर है, जो उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है, उन्होंने अभी भी बीएसपी को दिया, भले वो पॉइंट में है, पॉइंट परसेंटेज में है। लेकिन ये होता है ना कि भाई अब मैदान में कितने हैं, आप दिखाई कितने दे रहे हैं। अब इस चीज पे वोट होता है ना। सबको पता है बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी तो दो दलित क्यों वोट देगा। बीएसपी उस तरह से फाइट में नहीं थी। दूसरी बात, मीडिया कवरेज बीएसपी को इतना नहीं मिलता। हालांकि आकाश लगातार मैदान में था, बहुत अच्छे अच्छे भाषण उसने दिए। मैं देख रहा था कि डायरेक्ट वो बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में थी उसको बार बार टारगेट कर रहा था। और एक वीडियो तो बहुत वायरल हुआ आकाश आनंद का, कि जिसमें बार बार वो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरी फाइलें। आपका मतलब है बीजेपी, दलित वोटर्स बेसिकली एंटी बीजेपी एक स्टैंड ले रहा है इन दिस इलेक्शन, मतलब इसको कैसे देख सकते हैं? जैसे आपने बोला कि भाजपा को नहीं दे रहा है क्योंकि फाइट में और आम आदमी पार्टी थे, मतलब टोटली दलित वोट की तो बात नहीं कर सकते कि एंटी हो रहा है, क्योंकि भाई कुछ सीटों पे कुछ परसेंटेज जहाँ पे दलितों की ठीक ठाक आबादी है, वहाँ बीजेपी ने भी सीटें जीती हैं। तो मैं सिर्फ रिजर्व सीटों की बात कर रहा था। पर एक चीज देखें कि अभी तक दिल्ली में जो पार्टी सत्ता में आई है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो दलित रिजर्व सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, पहले 13 हुआ करती थी, अब 12 है, वो लगभग सारी जीतती थी। आप देखिए लास्ट 2 इलेक्शन 15 और 20 में आम आदमी पार्टी सारी की सारी सीटें जीती थी। 20 में सारी सीटें जीती, 12 की 12 सीटें। आपका तो एक दलित का स्टोरी भी आया था, तो इसमें हम लोग प्लग कर देते हैं। इनका एक बसंत कुमार ने एक स्टोरी किया है, दलित कॉलोनी से किए, जो दलित रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व सीटें। लेकिन अभी देखो कि बीजेपी इस बार सत्ता में आई है, लेकिन रिजर्व सीटों में से सिर्फ 4 उसके पास है। बिल्कुल। तो ये अभी तक जो भी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई है, अगर पहली बार छोड़ दे जब बीजेपी आई थी, उसके बाद तो जो ज़्यादा दलित रिजर्व सीटें जीतता है वही सत्ता में आता है। लेकिन इस बार देखिए बीजेपी सत्ता में तो आई, पर रिजर्व सीटें उसके पास नहीं आया। मुस्लिम सीटों में भी जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे मुस्तफाबाद में ना, मुस्तफाबाद बिष्ट जी जीत गए हैं, जो पहले करावल नगर से लड़ते थे, मोहन सिंह बिष्ट। तो इसका क्या हो, मतलब इस बार जो इंडिया अलायंस नहीं बोलेंगे, ओपोजिशंस जो था, बीजेपी एंड नॉन बीजेपी पार्टीज, इनकी वोटों की स्प्लिट की वजह से ही इस तरीके का रिजल्ट्स आए कुछ कुछ सीटों में। जैसे मुस्लिम जो सीट्स थे उसमें ऐसा रिजल्ट आने का क्या वही कारण होगा कि डिवीजन ऑफ वोट? देखो, मुस्तफाबाद सीट एक बार पहले भी बीजेपी जीत चुकी है। अच्छा। लेकिन इस बार जो मुस्तफाबाद हुआ और ओखला वाला सीट हुआ, यहाँ पर AIM चुनाव लड़े थे। हाँ, और इन्होंने जिन 2 कैंडिडेट को दिया था वो CA NRC के बाद जेल में है, राइट्स हुआ उसके बाद जेल में है। ओखला से सिफाउर रहमान और वहाँ से मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन। पिछले बार ओखला में जो अमानतुल्लाह का जीत हार का अंतर था 70,000 था, इस बार शायद 20,000 हो गया है। और कंपटीशन में वो थे सिफाउर रहमान। AIM तो जो इनका कोर वोटर था अमानतुल्लाह का, वो चला गया सिफाउर रहमान के पास। ठीक ऐसे हुआ वहाँ पे मुस्तफाबाद में जो ताहिर हुसैन लड़े, उनको लगभग 30,000 के करीब वोट मिला है और जीत गए मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट काफ़ी ज़मीनी नेता है, वो करावल नगर से 1998 से लगातार जीत रहे, एक बार हारे थे बस। इस बार 2015 में कपिल मिश्रा को दे दिया गया वहाँ से करावल नगर से, और ये आ गए मुस्तफाबाद, तो जीत गए। हालांकि 5वीं बार जीते।
5वीं बार चुनाव। क्या होगा इसके बाद जो नया जो दिल्ली गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है? अतः हम आपने तो बसंत कुमार ने और आपने भी, दोनों ने दिल्ली गवर्नमेंट को बहुत कवर किया है, मैंने भी 1-2 स्टोरीज किए हैं, तो कुछ हमें भी मालूम है, आपको भी, आप लोग को भी, बसंत जी को भी मालूम है कि आपने जैसे RTI स्टोरीज किए थे। तो वो जो आम आदमी पार्टी से अभी बीजेपी का एक ट्रांजिशन होने वाला है, जैसे अभी विधानसभा भी आई थिंक सील कर दिया गया है, सचिवालय सील किया गया, कोई डॉक्यूमेंट ना जाए, डॉक्यूमेंट्स बाहर ना जाए, तो ये सब सील हो रहा है। तो ये जो एक ब्यूरोक्रेसी वर्सेस गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक फाइट चल रहा था इतने दिन, जो हम सब ने उसको अच्छे से देखा है करीब से, तो उसके बाद अभी ये कैसा एक रूप लेने वाला है? आप क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं जो एज ए रिपोर्टर और जर्नलिस्ट आपके लिए और आपके दोनों के लिए इंटरेस्टिंग होगा टू लुक फॉर, और मतलब किस तरीके का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया बीजेपी, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोमिसेस एंड ऑल, प्रोमिसेस तो करेंगे नहीं करेंगे वो हमारे लिए स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो LG की बीट हुआ करती थी रिपोर्टर्स के लिए, वो खत्म हो जाएगी सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि वो करेंगे क्या, क्योंकि वो क्या करेंगे, क्योंकि अब जो है सीधे गवर्नमेंट और LG सब एक ही है ना। पहले गवर्नमेंट वर्सेस केजरीवाल, वो LG चलता था, है ना, तो LG की बीट अलग थी, गवर्नमेंट की बीट अलग थी, सरकार रह के भी एक ओपोजिशन जैसा होता था। पर तभी कहा जाता था ना कि मतलब कोई भी कुछ होता था, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या कोई भी रैली संबोधित करते थे केजरीवाल, तो हमेशा कहते थे कि मेरी फाइल रोक दी, तो वो वाली बात नहीं आएगी कि फाइल रोक दी है, क्योंकि भैया अब तुम्हारे पास गवर्नमेंट भी है और LG भी आपका है। लेकिन बीजेपी के पास बहुत चैलेंजेस हो गए इस चुनाव में। आम आदमी पार्टी यमुना साफ नहीं कर पाई, उसके पास बहाने थे, सड़क नहीं बन पाया, बहाना था कि LG काम नहीं करने दे रहे। बीजेपी ये बहाना नहीं कर पाएगी। और 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कह के आए थे गंगा को साफ करेंगे। मैं अभी प्रयागराज से लौटा हूँ, गंगा साफ नहीं हुई है, अभी भी उन गंगा नदी में खुले नाला बह रहा है। रिपोर्ट कहती है, हाई कोर्ट ने कह दिया कि गंगा का पानी खराब है। यमुना को कैसे साफ करेंगे? दिल्ली की यमुना बहुत ही खराब है, तो 5 साल बाद देखना होगा। दिल्ली का बजट है, उसका मैक्सिमम % सब्सिडी में जाता है, और जो डेवलपमेंट होते हैं, सड़क, सब्सिडी, वेतन के अलावा जो मेन डेवलपमेंट जिसको बोले सड़क, अस्पताल, ये सब चीज़ें बनवाना हो, उसका बहुत कम % खर्च हो रहा है। अब सरकार ने इतने वादे, बीजेपी ने कहा है कि जो योजनाएं चल रही थी उसको चलाएंगे, उसके अलावा महिलाओं को 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, एक 2500 रुपये महीना देंगे, 25,000 भी देंगे ना कुछ, उसके बाद गर्भवती महिलाओं को देंगे पैसे। तो देखना होगा कि बीजेपी अब कैसे करती है, और उसके पास कोई बहाना नहीं है। तो 5 साल बाद फिर हम लोग, 5 साल क्या, जब 2-4 महीने गुजरने दीजिए, फिर अब स्टोरी करना शुरू करेंगे कि बीजेपी की योजनाओं का क्या हुआ। और अरविंद केजरीवाल का क्या होने वाला? अभी तो बहुत पॉलिटिकल गॉसिप्स बहुत चल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि बीजेपी, पंजाब गवर्नमेंट इज इन क्राइसिस नाउ। तो पंजाब गवर्नमेंट के बारे में तो बोला भी जा रहा था, उन लोग ने भी अपने जितना प्रोमिसेस थे इतना फुलफिल नहीं कर पाए थे, हालांकि लास्ट 3 साल में। तो उस पर कुछ खबर है आप दोनों में कुछ? हम कल ही एक मीटिंग हुई थी ना इन लोगों की, इन्होंने सारे पंजाब के विधायक और मिनिस्टर्स को बुला के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने एक मीटिंग की थी, जिनको सबको दिल्ली बुलाया गया था। इस बीच कल ये हुआ कि मीटिंग के बाद ये सब बातें हुई कि भाई ऐसा वहाँ से अंदर से पता चला कि मतलब आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप दिल्ली आए, आपने चुनाव लड़ाया, गली गली घूमे, तो एक तो उनको बधाई देने के लिए था। दूसरा, जब ये मीटिंग खत्म हुई तो पत्रकार बैठे थे बाहर सब पूछने के लिए, तो कल ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है पिछले गेट से निकल के वो वहाँ से निकल गए। तो मीडिया को संबोधित करने के लिए फिर भगवंत मान आए। अच्छा। भगवंत मान ने बताया कि क्या क्या हुआ मीटिंग में। तो अरविंद केजरीवाल अभी थोड़ा सा बच रहे हैं, मीडिया में नहीं आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो कल काफ़ी ये चर्चा थी कि रिपोर्टर्स बता रहे थे कि मतलब अरविंद केजरीवाल जो है नजरें नहीं मिला पा रहे थे, वो पिछले बैक गेट से निकल के और वो वापस चले गए। उन्होंने मीडिया को बाइट देना भी सही नहीं समझा। तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल हालांकि मीडिया से बच रही है, तो व्हाट अबाउट चीफ मिनिस्टर, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? बीजेपी किसकी बारे में अभी बात कर रहे हैं, कौन सरसे में है? प्रवेश वर्मा की बात बहुत चल रहे थे, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट फॉलो। जो बनेगा उसकी घोषणा तो हो ही जाएगी। ये एग्जिट पोल वाला क्या करना है, जिसको बनाना होगा बना देंगे, हमारा काम है स्टोरी करना, कर देंगे। संभावना किसका है? मतलब एक लाइक हम लोग हमेशा एक एक्साइटमेंट रहता है ना, कल परसों में तो हो ही जाएगा। 16 को कर रहे हैं। अच्छा, संडे करेंगे। अभी प्रधानमंत्री दिल्ली इंडिया में भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिछले कई चुनावों में जो हमने देखा है कि जैसे राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मीडिया जिसको स्टार बनाने की कोशिश में लगी रहती है कि इनकी मुलाकात हो रही है, ये इतनी तारीख को शपथ ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि
जिनका नाम उठा उनको कभी चाहे वो कि कोई भी चुनाव हो हाल ही में, है ना, जहाँ पे बीजेपी जीती है, तो वो कोई नया ही चेहरा निकल के आता है कि भाई इनको जो है वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुझे लगता है भी प्रवेश वर्मा का नाम बहुत है ना, बिकॉज प्रवेश वर्मा सीएम को हराए भी हैं। सीएम को हराए भी, मतलब नाम होने वाला काम भी किया है, मतलब ही डिफीटेड अरविंद केजरीवाल। नहीं, वो शुरू से ही है कि मतलब अगर ये जीतते हैं तो मतलब इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर भिदुड़ी, दोनों का चल रहा था। हालांकि भिदुड़ी हार गए लेकिन वर्मा जीत गए, तो तभी से मतलब इलेक्शन के पहले से भी चल रहा था नाम और अभी भी ऐसे ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर पिछले चुनावों का इतिहास देखें तो कि उनको बनाया जाएगा। हो सकता है बदल दें, और बनाया भी जा सकता है, मतलब चांसेस हैं। जिसको भी बनाए वो कम से कम सूचनाओं पे नियंत्रण ना रखे, आरटीआई में जवाब दे दे। बिल्कुल, एक रिपोर्टर के लिए वही चाहिए। बिल्कुल, एक मतलब वो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ना बनाए, मीडिया से कम कनेक्टिविटी बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे दिल्ली इलेक्शंस अभी खत्म हो गया, संडे तक हमें मालूम हो जाएगा हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो हमारा फिर से नया काम स्टार्ट होगा, नया सरकार होगा, नया आरटीआईज होंगे। तो उसको चलते मैं बसंत जी की स्टोरी पे आने साथ, लेट्स कम टू बसंत कुमार स्टोरी। बसंत रिपोर्टेड ऑन फ्रॉम कुंभ, जहाँ पे स्टैम्पेड हुआ था और द यूपी गवर्नमेंट हैड क्लेम कि दे ओनली 30 पीपल हैड डाइड, बट यू वेंट देयर, you spoke to your sources and the government officials, and you came up with a number that the death toll is most likely to be, or it is at 79. So can you tell us about how certain this 79 number is? जी देखिए, 28 और 29 की सुबह, जो 28 की रात थी और 29 की सुबह स्टैम्पेड हुआ। सरकार ने कहा एक जगह पे स्टैम्पेड हुआ, 2 जगहों पे हुआ था, छोटे छोटे भी हल्के फुल्के हुए, लेकिन 2 जगहों पे मेजर हुआ। तो शाम तक कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, 29 की शाम तक। शाम को जब बहुत काफ़ी मीडिया प्रेशर हुआ तो उन्होंने आए और बोला 30 डेथ हुई है। उसके बाद से 29 और आज हो गया 12 तारीख है आज। अभी तक सरकार ने कोई नया अपडेट नहीं दिया है कि कितनी डेथ हुई, क्या हुआ। जब हम पहुँचे और हमने अपनी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो क्योंकि लोग जो हैं लोकल या जो लोग उस घटना में बच गए थे उनसे हम बात कर रहे थे, तो उनका आंकड़ा ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा था। उसको हम अपनी रिपोर्ट में भी नहीं दिखा सकते क्योंकि हम उसको भीड़ कुछ भी कहती है, कुछ भी कोई कुछ कह रहा है, हज़ारों में कह रहा है, कोई सैकड़ों में कह रहा है। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो 2 मेजर अस्पताल है प्रयागराज में। एक है कॉलेज है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, और उसके बिल्कुल सामने स्वरूप रानी अस्पताल है। तो हमें जो सूचना मिली कि जो बॉडीज़ दी जा रही है वो दी जा रही है मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एक जगह पे रखी हुई है। वो मोर्चरी नहीं है, वो एक वहाँ पे बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है जो बॉडी को ख़राब नहीं होने देता, और उसका आखिरी बार इस्तेमाल 2013 के कुंभ के समय हुआ था। यही बात मैं आपको बोलने वाला था कि आपका स्टोरी में बहुत सुंदर सा लाइन है, द बॉडीज वर नॉट केप्ट इन द मॉर्चरी, दे वर हेल्ड इन अ ह्यूज फ्रीजर दैट हैड इट्स टेम्परेचर लोअर्ड एंड दैट वाज लास्ट यूज्ड ड्यूरिंग द 2013 स्टैम्पेड। तो वो जब कोई मेजर घटना होती है ना, तभी उस जगह का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे तो मैं जब गया तो लगातार बॉडीज़ निकल रही थी, पर वहाँ 3 लेयर बने थे। मतलब मैं अपने लोगों को, दोस्तों को फ़ोन करके बता रहा था कि जैसे दुकान होता है ना, तो एक शटर गिरता है, और फिर जो शटर गिर जाता है तो आप दुकान के अंदर नहीं देख सकते, मतलब झांक के भी कोई एक कोना नहीं बचता जहाँ से आप अंदर देख सकें। सूचनाओं पे उस तरीके से पर्दा डाला गया था। सबसे पहले उस जो बिल्डिंग है उसके सामने कम से कम 2 थानों की पुलिस रहती थी, 12-15। गेट पे हमें एंट्री नहीं। जो फैमिली अपने को ढूंढने जा रही है उनका मोबाइल वोबाइल सब बाहर रखवा लिया जा रहा था। सिर्फ अपनी फ़ोटो ले लो जिससे आप आइडेंटिफाई करें, आधार कार्ड ले लें। उसके अंदर हम जर्नलिस्टों को नहीं जाने दिया जा रहा था। वो अंदर गए, देख के आए तो हम लोग उनसे पूछते थे, जो भी बाहर आता था, कितनी बॉडी थी, क्योंकि वो जो गया वो देखेगा ना, काउंट करेगा। तो हमें आंकड़े पता चल रहे थे, लेकिन एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता चल रहा था कितनी बॉडी यहाँ, क्योंकि लोग जितना आ रहे थे उनसे जो बात करके बॉडी कम ही हो रही थी ना। और फिर बॉडी को भेजा कैसे जा रहा था, वो एक एम्बुलेंस सरकार दे रही थी, उसमें एक पुलिस का कर्मचारी बैठता था और फिर फैमिली वाले और बॉडी लेकर निकलते थे बिल्कुल तेज़ी के साथ एम्बुलेंस से। मतलब आप उन फैमिली से बाहर बात भी नहीं करें जिनकी बॉडी जा रही है। तो आंकड़ा निकालना बहुत मुश्किल था। पर 2 दिन 3 दिन गुजरने के बाद रिपोर्टर अपना तरीका यूज करता है इन्फॉर्मेशन निकालने का। तो मुझे मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट है, एक सोर्स के जरिए मैंने सारे नाम पढ़े और सारा आंकड़ा देखा, इलाका उलाका सब देखा। तो 69 बॉडीज़ उस मोतीलाल नेहरू कॉलेज में आई थी, जिसमें से तब तक 66 बॉडी दी जा चुकी थी, जब मैं 3 फरवरी तक की बात कर रहा हूँ। बाद में तो सारी बॉडी चली गई है वहाँ से। तो 66 दी जा चुकी थी जब मैं स्टोरी कर रहा था। स्टोरी लास्ट वीक आई थी। उसके सामने मेडिकल कॉलेज है, वो अस्पताल है स्वरूप रानी।
तो मैं गया तो वहाँ एक बोर्ड था, उस पर मेला से संबंधित इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो उसी पे लिखा एक पोस्टर चिपका था 7 ब्रॉड डेड, और उनका जो डेट था वो 29 के दिन सुबह से शाम तक का था। एक उसमें 28 था। तो मैं वहाँ के इंचार्ज से बात करने गया, सक्सेना जी। उनसे मैंने पूछा कि ये बताइए कि आपके यहाँ स्टैम्पिड के बाद क्या हुआ, कितने इलाज कराने आए, कितने डेड आए। उन्होंने मुझे कहा कि 7 ब्रॉड डेड आए थे और 36 इलाज कराने आए थे। जो इलाज करा रहे हैं वो ठीक हो गए हैं, उनको धीरे धीरे भेजा जा रहा है। 7 ब्रॉड डेड आए थे, हमने उनकी बॉडी भेज दी मॉर्चरी में। लेकिन जो 7 ब्रॉड डेड थे उसमें एक पे 28 लिखा था। हालांकि डॉक्टर ने बोला 7 ब्रॉड डेड थे, लेकिन डॉक्यूमेंट जो चिपका हुआ था उस पर लिखा था 28 एक पे। तो हमने उसको 6 ही रखा, हालांकि डॉक्टर 7 कह रहे थे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग इसमें ये हुआ कि जब हमने उस डॉक्टर से सवाल पूछा, उसके आधे घंटे बाद फिर हम उस बोर्ड की तरफ गए, उसको फाड़ा जा चुका था। अच्छा, ठीक है। वो हमसे पूछे थे कहाँ लगा है, कहाँ लगा। मैंने फोटो खींच लिया था, मैंने कहा ये है। फिर उन्होंने फाड़ दिया, फोटो खींच लिया था मैंने। उसके अलावा जो थाना है स्वरूप रानी, उसके सामने बिल्कुल एक कोतवाली है, चौकी है, उसमें 4 मेला से संबंधित डेथ का जिक्र था, जिसमें 2 थे जो इलाज कराने आए थे, उसके बाद उनका डेथ हुआ था। तो 6 ब्रॉडडेड अस्पताल में आए थे, 4 जिनका जिक्र है पुलिस कोतवाली में, और 69 वहाँ। टोटल 79 गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक, सरकारी डेटा के मुताबिक। ये जो 6-4 आप जो ये जॉइन मतलब ऐड कर रहे हैं, ये अलग अलग केसेस थे या हाँ, मैंने फिर मेरा भी ये था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ जो 7 ब्रॉडडेड दे रहा है वहाँ भी। फिर मैं जो 7 का नाम मेरे पास था, मैं वो 69 में चेक किया कि जो नाम यहाँ पे है, क्या इधर भी है, क्या इधर भी है, क्या इधर भी है। वो नाम वो 69 में नहीं था। और ये जो पुलिस का 4 केसेस वो अलग ही था, वो अज्ञात में था। अच्छा, वो अज्ञात में, उसमें किसी का नाम नहीं था। ठीक है। तो टोटल 79 जो अकॉर्डिंग टू पुलिस अस्पताल है, उसमें से 5 बॉडी वहाँ, 6 बॉडी और यहाँ 66। तो टोटल 3 तारीख तक 72 बॉडी फैमिली को दी जा चुकी थी। ओके, 72। हाँ, 6 यहाँ से अस्पताल से, क्योंकि एक अज्ञात था जिसका बाद में हमने अपनी स्टोरी में उनका वीडियो भी लगाया, देवरिया के रहने वाले थे। उनके बेटे ने उनकी आइडेंटिटी पहचान कर ली। तो टोटल 72 बॉडी तब तक दी जा चुकी थी। आपने इनकी तो जो विक्टिम्स थे, मतलब जिनको आपने जैसे बोला पहले कि आप वहाँ पे जब जा रहे थे, आप फैमिली से बात कर रहे थे, तो लोगों को से आप मतलब ऐसे कोई फैमिली से भी आपकी मुलाकात हुई जिसकी डेथ हुआ है और वो लोग हॉस्पिटल में, तो उनके साथ क्या रहा, थोड़ा वो बताएंगे तो? नहीं, मैं कई फैमिली से मिला। एक तो मुझे अभी भी कभी सोचता हूँ तो मेरा पूरा शरीर सिहर जाता है उनकी कहानी सुन के। वो मेरे होम स्टेट बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे। उनके फैमिली में टोटल 4 लोग थे, अब तो है नहीं। माँ बाप और भाई बहन, टोटल 4। तो जो वाइफ थी और उनकी बेटी, दोनों लोग आए थे नहाने। उन दोनों की डेथ हो गई उस स्टैम्पिड में। अच्छा। और मेरे सामने उस मोतीलाल नेहरू कॉलेज से उनकी बॉडी दी गई उनको ले जाने के लिए। घर में बचे 2 लोग, और वो मेरे होम स्टेट के थे, मेरी ज़बान के थे। तो मैं जब उनसे बात करने लगा और जैसे हम अपनी भाषा में आया भोजपुरी में, तो रोने लगे कि अब मेरे घर पे कोई नहीं है, हम बॉडी लेके जाएंगे, घर में 2 ही लोग हैं, कौन रोएगा, कौन चुप कराएगा। और बच्चा 16-17 साल का था। एक व्यक्ति मिले जिनकी बहू, पूरी फैमिली आई थी, वो छतरपुर के थे, उनकी बहू की डेथ हो गई थी। जब भगदड़ हुआ तो सब पूरा क्राउड इधर उधर हो गया। तो बहू और उनकी बेटी, वो अपने वीडियो में है उनका जिक्र, मोड़ी बोलते हैं बुंदेलखंड में, तो उनकी बेटी और उनकी बहू एक जगह पे थे। आधे घंटे बाद, भगदड़ के आधे घंटे बाद, उस लड़की ने अपने पिता को फ़ोन किया और बताया कि मैं यहाँ पे हूँ और भाभी मेरे हाथों में ही उनका डेथ हो गया है। और मतलब लोग मिलते गए, कई लोगों से वहाँ पे हमने मिला। वहाँ पे बॉडी भी एक्सचेंज हो जा रही थी। वो एक्सचेंज मतलब मैं सेकेंड डे था, मेरा इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रहा था। तो मैं रात को 8-8 बजे चला जाता था, 12-1 बजे तक बॉडी, क्योंकि बॉडी लगातार जा रही थी, तो मैं वहीं बैठा रहता था। तो मुझे एक गोरखपुर के एक व्यक्ति ने बताया कि अरे, हम बात कर रहे थे ऐसे ही खड़े खड़े, बोले कि मेरी रिलेटिव, मतलब वो उनकी बहन की सास की बॉडी थी, वो गोपालगंज बिहार में वो लोग आइडेंटिफाई करके लेके चले गए। फिर आनन फानन में फ़ोन किया गया, बॉडी रास्ते में ही थी, गोपालगंज पहुंची नहीं थी। वो तो इत्तेफाक था, वरना अगर अंतिम संस्कार हो जाए तो बॉडी नहीं मिलती। फिर बॉडी को वापस लाया गया। फिर वो 10 नंबर बॉडी थी, क्योंकि मैं वहाँ था, मेरे सामने हो रहा था। बॉडी दी गई जो जिसका था, और फिर वो जो गोपालगंज की फैमिली थी उनको उनकी बॉडी दी गई। तो ये सब भी हो रहा था। तो अभी तक लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार नए आंकड़ों के साथ मतलब अपडेट करे, क्योंकि जहाँ सरकार का दावा है कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज से बॉडी दी जा रही है, वहीं पे 69 है। आपका आंकड़ा कह रहा है।
मेरे वीडियो में एक बंदा है, वो बताया कि उसकी हर बॉडी पे नंबर लिखा था 1 2 3, उसकी मदर का बॉडी नंबर 48 था। 30 सरकार बता रही है। तो सरकार को मतलब क्यों लगता है कि वो लोग इतना जो डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? या तो ये कुंभ चल रहा है तब तक करेंगे, या मतलब कुछ अलग हो सकता है? हमारे दौर में सरकारी आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे एडिटर कहते हैं कि डेटा लाओ, और सरकार डेटा को नियंत्रित करना चाहती है। अगर सरकार बता दे तो रिपोर्टर को भी नहीं भागना पड़ेगा। तमाम रिपोर्टर डेटा ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे तमाम रिपोर्टर डेटा ढूंढ रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि उसके राज में इतने लोगों की डेथ हुई। लेकिन सरकार हाईएस्ट हुआ है क्या? नहीं, हाईएस्ट तो बहुत ज्यादा हुआ था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी शायद 1955 में बहुत ज्यादा डेथ हुई थी, 800 के आसपास। पिछले कुंभ में 2013 कुंभ में 35 या 36, डेटा याद नहीं है, 35-36 ऐसे कुछ डेथ था। उससे कम ही रखना चाहते हैं ये। तो देखना होगा कि सरकार कब नए डेटा के साथ आती है, पर हमने अपनी स्टोरी में बता दिया। और लोग अभी भी कुछ लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं, जो गुम हैं, जो मिले नहीं। कुछ लोग हैं जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही मुआवजा मिलेगा। अच्छा। और प्रशासन डेथ सर्टिफिकेट भी जारी नहीं कर रहा। हालांकि ये समझ सकते हैं, तमाम आलोचनाओं के बावजूद प्रशासन पे काफ़ी दबाव है। आप बताइए, एक छोटे से स्पेस में करोड़ों लोग आ रहे हैं, क्राउड का आना कम नहीं हो रहा है। 4 करोड़ 5 करोड़ एक दिन में मतलब 6-6 लाख गाड़ियां, 7-7 लाख गाड़ियां किसी शहर में आए। इतने क्राउड को मैनेज करना, और वो क्राउड अनियंत्रित क्राउड है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सीधे जाना है, कोई कहीं घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है। तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। और हम देख रहे थे, कई अधिकारियों से मिले अपने स्टोरी के सिलसिले में, तो बिल्कुल बीमार हैं, खांस रहे हैं, नींद उनकी पूरी नहीं हो रही, पर वो काम कर रहे हैं। अरेंजमेंट कैसा है? जो मतलब जैसे वो स्टैम्पेड का न्यूज़ आया था, उसके बाद से बहुत वीडियोस वायरल हुआ था कि ये व्यवस्था नहीं है, ये मतलब अरेंजमेंट नहीं है, लोगों को बहुत दूर चल के जाना पड़ रहा है, और साथ ही साथ वीआईपी कल्चर की भी बात हुआ। तो इसमें आपने कैसा देखा? मतलब आपको क्या लगा कि वीआईपी जो मतलब ये बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि ऐसे जनरल लोगों के लिए तुम अलग जगह दोगे, वीआईपीज़ के लिए अलग स्पॉट दोगे, उसको आपको कैसा लगा? एक अरेंजमेंट की तरफ से देखेंगे तो, व्यवस्था की तरफ से देखेंगे तो उसका क्या था? मतलब वीआईपीज़ को ट्रीटमेंट देने में काफ़ी प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 1-2 दिन तक उस जगह पे बैठा था जहाँ से तय होता है कि किसको कितनी सुविधा देनी है, किसको लेने के लिए कौन सी गाड़ी जाएगी। इत्तेफाक से वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं लगा, मैंने पढ़ लिया। एक राज्य के राज्यपाल जी आने वाले हैं, उनका लेटर था, उनके दफ्तर से आया था यूपी सरकार को, यूपी प्रशासन को। उसमें लिखा था कि फलाने राज्यपाल महोदय अपने अधिकारियों और फैमिली के साथ आ रहे हैं, जिसमें 20 लोग होंगे। इनके लिए 10 कमरे और 5 बड़ी गाड़ी इनोवा का इस्तेमाल का अरेंजमेंट करें। एक गाड़ी में 2-2 लोग? हाँ, और 10 कमरे चाहिए थे। ऐसे ही मतलब मैं उधर बैठा था, तो जो लोग काम कर रहे थे इन सब में, उनको फ़ोन आते थे मेरे सामने ही कि मैं विधायक जी का रिश्तेदार बोल रहा हूँ, मैं मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ, मैं फलाना अधिकारी का रिलेटिव बोल रहा हूँ, हमें वीआईपी पास चाहिए, हमको गंगा स्नान करवा दीजिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। मतलब कितना दूर का? मैंने 2-3 किलोमीटर ऑनलाइन में सुना था, ये सच है? कितना झूठ है मुझे मालूम है। मैं बताऊं कि मैं जब प्रयागराज में था तो रोज सामान, जो एक जनरल करके बोलूं तो रोज 17-18 किलोमीटर मैं पैदल चलता था अपनी स्टोरी के लिए। मतलब किसी ऑफिस से किसी ऑफिस, मुझे अस्पताल जाना है, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। आप जैसे प्रयागराज को पूरा चारों तरफ से ब्लॉक किया गया है, हर 2-3 तरफ पार्किंग, बड़ी बड़ी पार्किंग बना दी गई है। आप आइए, गाड़ी लगाइए, वहां से पैदल जाइए। अच्छा, और लोकल्स भी ऐसे पैदल चल रहे हैं या उनका व्हीकल अलाउड है? मेला वाले क्षेत्र में लोकलों का घर नहीं है ना, वो गंगा का किनारा है। लोकल को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि चारों तरफ बैरिकेडिंग है, तो कार ला नहीं सकते, बाइक ला नहीं सकते। अच्छा। और जहां तक कार आ रही है उधर ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, इतनी गाड़ियां भर जा रही है। गली गली से लोग निकल के, जैसे मैं जब मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था तो मैं बाइक लेता था लोकल से, ठीक है। कोई वहाँ लोग बहुत बाइक चला रहे हैं, कई रैपिडो उबर नहीं, रैपिडो उबर नहीं, ऐसे जो कोई बिल नहीं देंगे, आप उनको पैसे दीजिए। अच्छा। बहुत सारे अच्छे लड़के हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो फ्री राइड दे रहे हैं। अच्छा। मतलब वो खासकर उनका टारगेट होता है बुजुर्गों को, अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उनको। तो ये अच्छा चीज़ मैंने देखा कि जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो फ्री में बैठा। मुझे भी एक ने बोला, ऑफ़र किया, मैं अस्पताल जाना था, 4-6 किलोमीटर दूर था,
तो मुझे भी उसने ऑफ़र किया, मैंने कहा नहीं मुझसे ले लो पैसे, तुम दिन भर फ्री में चला रहे हो तो पेट्रोल डलवाने के भी तो पैसे चाहिए। तो ये सब, लेकिन वही है कि इतना क्राउड आ रहा है कि आप कैसे मैनेज करेंगे एक दिन में। जिस शहर में दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है, 2 करोड़ है, यहाँ अचानक से 6 करोड़ लोग किसी दिन आ रहे हैं, तो सोचो क्या हालत होगी। लेकिन बसंत, मैं कल ही मतलब एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, देख रहा था कि जो लोकल के लोग हैं वो अपनी स्कूटी और बाइक से लोगों को छोड़ने के लिए मतलब अच्छा खासा पेड कर रहे हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये तक, 2-2 मतलब 5-5, 10-10 किलोमीटर के लिए पेमेंट ले रहे हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। और मैं कल ही देख रहा था कि मतलब एक राइडर था, तो वो 2 किलोमीटर के मेरे ख्याल में 2,000 रुपये उसने ले लिया। खूब पैसा मेरे से क्या हुआ, जिस दिन मुझे आना था तो जो मेरी बस थी वो शहर से 13-14 किलोमीटर दूर थी, लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा कि कोई गाड़ी नहीं मिल रही है और मुझे जल्दी पहुंचना था, क्योंकि मुझे पता था कि 12 किलोमीटर 3 घंटे से कम नहीं लगेगा, इतना ट्रैफिक है। 3 घंटे। तो मैंने एक बाइक वाले से बोला, तो पता है कितने पैसे मांगे थे? 1200 रुपये। 12 किलोमीटर पर किलोमीटर 100 रुपीज़, फिर 10 गुना। फिर मैंने एक अपने जानने वाले को बोला, वो गाड़ी लेके आया, फिर वो मुझे छोड़ा दिया। तो सोचो, वो उसको मुझे छोड़ने में 2.5 घंटे लगे और छोड़ा, फिर वो गया तो मुझे 8 बजे छोड़ के वो 11:30 बजे, 10, 11:30 बजे पहुंचा अपने घर। उसका कम से कम 5-6 घंटा खराब हुआ, पर 1200 रुपये बहुत ज़्यादा थे तो मैंने दिया नहीं। और बाकी ऐसे मतलब जो क्लीनलीनेस, उस हाइजीन वाइज कैसा है पूरा, मतलब जो ओवरऑल कुंभ? वो साफ़ सफाई तो हो रही है, नो डाउट। उसमें कर्मचारी लगे हुए हैं, साफ़ सफाई हो रही है, पर अंत में देखा जाएगा कि ये सारे बहुत सारा वेस्ट आएगा। इतना 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। अब मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2013 का जो कुंभ हुआ था उसके बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट था वो बहुत कोलैप्स कर गया था। वो चीज़ें देखना होगा कि ये सरकार क्या इंतज़ाम की है, जो वहाँ से कूड़ा निकल रहा है, जो गंदगी निकल रही है, उसको कैसे क्या करती है। पर वो है कि पता नहीं ये मुद्दा है कि नहीं। मुझे याद है यमुना के किनारे श्री श्री रविशंकर ने एक कार्यक्रम किया था, उस पर NGT ने 5 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था। अच्छा। नदी के किनारे आपका काम इवेंट कर रहे हैं, ये पूरा यमुना के किनारे का इलाका वो कर दिया गया है, मतलब निर्माण। उसके बाद गंगा यमुना जी भी है वहाँ पे, गंगा यमुना किनारे। तो इसका पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप नदी के इलाके को कठोर कर रहे हैं और कहा जाता है कि नदी के किनारे को उसको उसके रूप में छोड़ दो। तो देखना होगा कि इतना पैदल लोग चल रहे हैं, सब वो नदी का किनारा है, वो जो बाढ़ का जो नदी के किनारे का क्षेत्र छोड़ा जाता है कि बाढ़ का पानी वहाँ तक जाएगा, उसमें टेंट बने हुए हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही है। तो आगे चल के इसका पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये पर्यावरण भी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। अभी तक तो NGT में कुछ केस वगैरह तो नहीं आया, अभी तक नहीं सुना है हमने। लेकिन इस बार कुंभ ने कई रिकॉर्ड बनाए। एक रिकॉर्ड ये भी है कि भारत के इतिहास का सबसे लंबा जाम, 300 किलोमीटर का जाम भी लगा। कहाँ से कहाँ तक लगा था? कटनी से मध्य प्रदेश से और यहाँ बनारस तक। सोचिए 300 किलोमीटर। ये स्टैम्पेड की बात ही हुआ था ना, वो अभी की बात कर रहा हूँ। सबको ये लग रहा था कि मौनी अमावस्या 28-29 को गुजर गया। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण नहान था बसंत पंचमी, वो 3 तारीख को, 3 या 4 को था। उसके बाद सबको लग रहा था कि उसके बाद क्राउड डाउन होगा, और सब यही सोच के 5 को पहुंच गए। इसकी एक वजह ये भी है, तो इतना क्राउड आया, इतना। और एक वजह भी हो सकता है कि ये जो बाबा लोग जो भी जा रहे हैं, जिस तरीके से कुंभ का एक प्रमोशन हो रहा है ना कि कुंभ आओ, वो तो है ही एक वजह, इसकी ये भी है। कुछ लोग क्या मीडिया कर्मियों को फॉलो कर रहे हैं, तो मीडिया कर्मी भी खुद बोल रहे हैं कि अभी मामला शांत है, अभी आप आने की स्थिति में हैं, आप आ सकते हैं। वही रिपोर्टर 4 दिन बाद बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। इंटरेस्टिंग अब ये भी देखिए, ये भी रिपोर्टिंग चल रहा है क्या? ये भी रिपोर्टिंग चल रहा है। हाँ, वो रिपोर्टर ये काम छोड़ के ये सब करने लगे कब आना है, कब जाना है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा, और कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, मूर्ख कहना जायज है कि नहीं। जब ये स्टैम्पेड हुआ, लोगों की मौत हुई, अननेचुरल डेथ है ये। आप कहीं गए हैं, मैं मतलब मेला में, मैं जब छोटा था तो मेला में जाता था अपनी दादी के साथ। जो लोग साल भर 6 महीने 8 महीने बेचारे गांव में रोज मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं या घर में रह रहे हैं, उनको एक जश्न का मौका मिलता था। मैं खुद अपने फैमिली के साथ सोनपुर का मेला जाता था, बहुत, वो भी गंगा किनारे ही है। लेकिन आप गए हैं अपने खुशी मनाने के लिए, अपने मान लो कोई पति पत्नी आए हैं तो पत्नी पति के साथ घूमने के लिए, आपकी डेथ हो जाए। एक बाबा ने कह दिया कि मोक्ष की प्राप्ति हुई।
आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी का कोई पकड़ लीजिए वहाँ पे विक्टिम है जिनका कुछ इंज्योर्ड है या उनका भी कोई फैमिली से कोई गुजर गया है, बट दे आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द दिस अरेंजमेंट और सिस्टम और लाइक दे आर फेट, लाइक ऐसा कुछ के साथ आपका एनकाउंटर हुआ है थ्रू आउट योर रिपोर्टिंग? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हुआ है कि मैं और हमारी एक साथी हैं जो आकांक्षा जी, वो लगातार कुंभ से स्टोरी कर रही है, अभी उनकी एक और स्टोरी आने वाली है। हाँ। तो वो और हम थे स्वरूप रानी अस्पताल में, हम लोग गए, रात के 11 बज रहे थे और सुबह मैं मतलब उस दिन भी लंबा काम किया था, लेकिन मुझे एक इनपुट मिला और मैं भाग के स्वरूप रानी पहुंचा। तो मैंने उनको बोला कि आप भी आ जाइए, तो वो भी आई, तो हम लोग घूमने लगे। तो आकांक्षा जी, एक व्यक्ति था जिसका पैर टूटा हुआ था, उससे आकांक्षा जी पूछी कि कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि वो स्टैम्पेड में फंस गए थे, पैर टूट गया, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा आप हमसे बात करेंगे? तो वो सामने वाला कह रहा है अरे आप लोग कुंभ को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहा है तुम्हारा पैर टूटा है भाई, हम तो फिर भी ठीक ठाक चल रहे हैं, तुम नहीं बताओगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ये पार्टिकुलरली आप लोग के लिए था या ओवरऑल मीडिया के लिए था? उनको मीडिया के लिए था, क्योंकि अच्छा। हमारा उनसे परिचय थोड़े था कि हमको गुस्सा होकर बोलेंगे। हाँ। वो मीडिया के लिए बोल रहे थे। तो ये तो हुआ। अब आप बताओ कि मेरी मदर ने मुझे बोला वो मोक्ष वाली बात सुन के कि वो तो मोक्ष मिलता है। मैंने कहा यार उनको ज़्यादा पता है कि इस कुंभ में नहाने से मोक्ष मिलता है, तो खुद भी आके डूब जाएं। लोग डुबकी लगा ले भाई, लोग मान भी लिए कि मोक्ष मिल गया। मेरी मदर ने मुझसे कहा तो मैं हंसने लगा कि मतलब ये सोशल मीडिया में जो मूर्खताएं हैं कितनी जल्दी प्रसारित हो रही है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है मध्य प्रदेश में, वो कह दे रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो गाँव में, बिहार के गाँव में पहुँच जा रहा है और लोग उसको मान ले रहे हैं। अरे मौत, अननेचुरल डेथ हमेशा ही गलत ही होता है। एक आदमी अपने समय से अपना जीवन बेहतर जी के अपने फैमिली के देख रेख में वो मरे, मतलब कम से कम बच्चों को वो मौका मिले कि अपने पिता या माँ के लिए वो दवाई करा सकें, अपनी आखिरी कोशिश कर सकें, उस तमाम आप। और उसके बाद सबसे बुरा लगता है, ये मेरा दूसरा इंसिडेंट था इस तरीके का, कि आप लवारिस लाशों में जाके अपनों को ढूंढ रहे हैं। मतलब वहाँ 20 लाशें पड़ी हैं, आप जाके चेहरा उठा के देख रहे हैं, अच्छा ये मेरा नहीं है, उठा के देख रहे हैं मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। मैं बालासोर में भी यही देखा था। तो वो जो पेन होता है वो मोक्ष नहीं है भाई। मैं खुद, गंगा मेरी सबसे प्रिय नदी है, मैं उस पर लगातार स्टोरी करता रहा हूँ गंगा की सफाई को लेकर, पर मैं भाई ऐसे मोक्ष मुझे भी नहीं चाहिए कि मुझे मेरे फैमिली वाले आएँ, देखें, पहचान करें, नहीं चाहिए ऐसे मोक्ष। और ऐसे मूर्खताएं करने वाले लोगों को थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे आप कुंभ के बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी काफ़ी उसको फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे जो भी हो रहा है? मैं पिछली बार गया था, पिछली बार जब था तो मैं गया था वहाँ पर, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी उस समय पर, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तो उस समय पर मतलब बारिश बहुत भयंकर वाली आ गई थी। अच्छा। हाँ, तो ये इत्तेफाक की बात है कि जब हम जिस दिन पहुँचे थे तो बहुत तेज़ तूफान सा आया और क्या हुआ कि पूरे पंडाल वंडाल सब उड़ गए थे। तो वहाँ पे जिस जगह हम पंडाल में थे वहाँ पे, तो वहाँ काफ़ी कम नुकसान हुआ था। तो हमारी मैडम ने हमसे कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो किसी बाबा के यहाँ हम रुके थे बेसिकली। तो बोले यहाँ नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि जब तूफान आया तो बाबा जी ने कह दिया, मतलब रोक दिया उन्होंने। तो मतलब मैं बड़ा हैरान था, इतना साइंटिफिक एजुकेशन इनका हुआ है। सुनिए ना, तो उन्होंने बोला कि रोक दिया। अब अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन क्या हुआ कि वहाँ वो आ गया, मतलब बारिश आ गई बहुत भयंकर, और इतना भयंकर बारिश आया कि जो बड़े बड़े बाबा थे उन सबके टेंट नीचे गिर गए। अभी भी आज भी मेरे पास वो फुटेज हैं, वीडियोज हैं, और वहाँ से मतलब भागना पड़ा लिटरली, मतलब ऐसी हालत हो गई बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपनी मैडम से कहा ऐसे, मैडम वो कल बाबा जी ने तूफान रोक दिया था, अब तो पूरा यहाँ पे बारिश हो गया है और सारे टेंट गिर गए, तो बाबा जी कुछ नहीं कर रही क्या? चुप, ऐसे नहीं करते। तो मतलब मुझे डांट दिया उन्होंने, तो मैं बड़ा शॉक्ड था, मतलब ये स्थिति थी। बिफोर मूविंग अहेड, if you like our reporting from Kumbh and also our coverage of the Delhi Assembly election, do subscribe to News Laundry and support us. Now coming to our last segment where we all recommend our suggestion for this week. So let me start with Avdesh Kumar. Avdesh ji, आप पिछली वीक देखे थे हमने, वीकेंड में आप बुक फेयर घूम रहे थे, मतलब किताबें बिल्कुल खरीदे होंगे, तो क्या सजेशन है इस बार? किताबी होगा या आपका ओटीटी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है तो ओटीटी वाला कुछ होगा? इस बार कम ही किताबें खरीदी क्योंकि पिछले साल का स्टॉक है वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो किताबें तो खरीदी हैं, तो जब पढ़ लूँगा उसका रिकमेंडेशन तब दूंगा कि ये किताबें
पढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी पढ़ी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फ़िलहाल मैं एक कहना चाहिए कि स्टोरी है, खबर गाँव एक है, वहाँ पर ऋषिकेश रिपोर्टर है जिसने करीब 5-6 पॉकेट मार, जो दिल्ली में अलग अलग बसों में या कहीं पे पॉकेट मारते हैं, वो ब्लेड रखते हैं, मतलब उन लड़कों से बात की है। तो वो मतलब देखी जानी चाहिए, बहुत ही बढ़िया, मतलब 30 मिनट की वीडियो है मेरे ख्याल में। वो बहुत मज़ेदार कंटेंट है, बहुत शानदार कंटेंट है। वो कैसे लड़के मतलब अपना अनुभव बता रहे हैं कि कैसे वो पैसे पॉकेट मारते हैं, कितनी उनकी कमाई होती है, और वो क्या क्या करते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता, और वो खुद ही कोई उनका साथी पकड़ा जाता है तो उसको कैसे छुटाना होता है, और पॉकेट कितनी सफाई से मारते हैं। तो मतलब ये उसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ताकि लोग जो दिल्ली में सफ़र करते हैं बसों में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, ताकि अलर्ट भी रहें कि किस तरह एक बहुत ही सफाई के साथ मतलब इस तरह के काम को अंजाम दिया जाता है। इसका अनुभव तो मेरे पास भी है, अनिल सर बैठे हुए हैं, उनके पास भी है। हाल ही में उनके साथ हुआ, जो हमारा ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चांदनी चौक गए थे, उनका मोबाइल मार लिया गया। अच्छा। मैं बड़ा सा कैमरा, साल 2015-16, बड़ा कैमरा कैनन 60D लेके जा रहा था अपने घर त्रिलोकपुरी के आगे, और वो कैमरा निकाल लिया और मुझे पता नहीं चला। सोचो कैसे उन्होंने मेरा कैमरा निकाला हो। तो मैंने दिल्ली में बहुत खोया है चोरों से, तो उस स्टोरी को देखते हुए मुझे लग रहा था अगर कोई मुझे मिल जाए मैं मुक्का मार दूं, क्योंकि मेरा कैमरा था, जीवन का पहली कमाई का हिस्सा था। भी एक इंटरेस्टिंग होगा ना, जैसे अरे उसमें तुम बात सुनोगे ना, कहते आपको मार के पॉकेट दिखाए। सबसे लास्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमसे बात मत कीजिए, जाइए आपको सही सलामत पहुंचना है, नहीं पहुंचना है, या आपको भी यहाँ से लुट के जाना है, हमारा आपने बहुत नुकसान कर दिया, इतने में तो हम बहुत कुछ कमा लेते हैं। तो मतलब क्या बोल रहे हैं वो? एक उसमें कह रहा है कि मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें एम्प्लॉय बहुत कम है। हाँ, तो कह रहा है काम बहुत ज्यादा है, लेबर कम है। सबसे कम उम्र का लड़का 11 साल का, 11 यार मैंने तो झेला हुआ। कमाई कितना होता है उनका? यार एक लड़का उसी समय कोई पॉकेट मार के लाया, तो 500 की गड्डी थी उसके पास, तो वो ऐसे गुजर रहा था, बोला भाई आ जाओ, तुमसे भी बात कराते हैं। वो रैंडमली था। हाँ। वो बच्चे बैठे वहाँ पे, तो गिना रहा है 500 के नोट। अच्छा भाई, अगर दिन में 2 फोन भी मार दिए कि यहाँ बस चलती है 534 जो आती है आनंद विहार से महरौली, उसके बारे में कहा जाता है कि आनंद विहार से महरौली आते हैं तो उस बस में कम से कम 6-7 फोन चोरी होते हैं। बिल्कुल। आपका रिकमेंडेशन क्या है इस वीक के लिए? इस वीक मैंने बहुत कुछ, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा थका हारा आया था, तो मैंने एक फ़िल्म देखी है। पता नहीं, मैं रिकमेंडेशन इसको नहीं कहूँगा, जिसको देखना हो देख लो। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सनम तेरी कसम, बहुत पुराने फिल्म है, और मैंने इंस्टाग्राम पे इतने रील देख लिए तो मैंने कहा नहीं, इसको देख ही लेते हैं। अच्छी क्या मतलब ठीक ठाक है, एंटरटेन मूवी है ये। 2016 की फिल्म है। अच्छा। और अभी वैलेंटाइन वीक में रिलीज हुआ है सिनेमा घरों में। और मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, जो कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में इस बार हिंदू राष्ट्र का संविधान आया है। ठीक है, हाँ, कॉपी है मेरे बैग में। अच्छा, मेरे बैग में है कॉपी। अभी उसका प्रारूप मतलब बेसिक आ गया है, 2027 तक टारगेट है उसको संविधान के रूप में लाने के लिए। उस पर काम चल रहा है। लोगों ने मुझे बताया कि तमाम जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उन सबसे सजेशन लिया जाएगा, फिर वो फाइनल आएगा। और न्यूज़ लॉन्ड्री हम लोग पहले भी इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, और हम लोग सेना भी कर रहे हैं, जिसमें मैं गुजरात जा रहा हूँ, प्रतीक गोयल जो हमारे साथी रिपोर्टर हैं वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, और अनमोल उत्तराखंड जा रहे हैं। तो संविधान लिखा जा रहा है और बहुत सारी बातें हो रही है। तो क्या है ग्राउंड पे इसकी स्थिति, हम वो निकालने जा रहे हैं। हमारा सेना प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर, तो आप उसको सपोर्ट करें ताकि हम ग्राउंड से जो चीज़ें चल रही वो आप तक लाएं, और कितना असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर। जो पूरा लोकसभा चुनाव के बाद इस पर थोड़ा चुप्पी आई थी, पर अब फिर से अगर संविधान लिखा जा रहा है तो क्या होगा। तो हमारे सेना को सहयोग करें। सहयोग देने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, newslaundry.com/सेना पर, और वो हिंदू राष्ट्र सेना है उसको समर्थन दें ताकि हम ग्राउंड से आपके लिए रिपोर्ट ला सकें। तो मेरा इस वीक का रिकमेंडेशन है, मैं एक पॉडकास्ट आजकल ज़्यादा सुन रहा हूँ। लास्ट RW में भी मैं वही शायद अपना रिकमेंडेशन दिया था। एक पॉडकास्ट है प्लैनेट मनी, NPR का है। वो मैं काफ़ी बहुत सुनता हूँ। और अभी नया एक इकोनॉमिस्ट का पॉडकास्ट आया है, स्कैम INC, जिसमें ये जो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड होता है, जैसे कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कैसे कंट्रोल होता है, उसका
मतलब एक इन्वेस्टिगेशन है, बट मैंने अभी तक एक ही एपिसोड सुना है, तो इसको मैं अभी तक इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पूरा सुन लेंगे उसकी बात करेंगे। तो अभी क्या कर रहे थे? अभी बिल्कुल इस बार मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा सेल्फिश जैसा लगेगा, लेकिन मुझे इस बार इस वीक में एक बोलना है कि मैं अपना मैंने एक स्टोरी किया है, मतलब इसी मंडे या ट्यूसडे कल ही पब्लिश हुआ है, तो उस स्टोरी को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि वो स्टोरी मतलब अपने आप में ही एक कहानी है जहाँ पे एक देयर इज अ वुमेन, ए होमलेस वुमेन लेडी है जो अपनी बच्ची की ही किडनैपिंग की चार्जेस में 1.5 साल लगभग 15 मंथ्स मथुरा की जेल में थे। अच्छा। तो अभी एक डीएनए टेस्ट हुआ और तब मालूम हुआ कि वो बच्ची एक्चुअली उनकी खुद की है। तो कौन सी पुलिस का कारनामा है? ये जीआरपी बोलते हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यूपी, तो उनका कहानी है। तो बेसिकली हमने उस महिला को मिलने गए थे यहाँ पे, वो खुद बेघर है दिल्ली में, मतलब 2001 से अभी तक उनके पास कोई घर नहीं है। तो एक जो शेल्टर होम्स है यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, मोतिया खान, तो मोतिया खान में वो रहता है अपनी मतलब हस्बैंड एंड बच्चों के साथ। तो उनको कैसे पुलिस रात में उठा के लेके जाता है और वहाँ पे ही किडनैपिंग के चार्जेस में इवन एक प्रेस मीडिया को भी बुला के पिक्चर्स लिया जाता है कि हमने एक बच्चे को रेस्क्यू किया है। तो उसके बाद से वो कहानी अभी 15 मंथ बाद वो लास्ट सैटरडे उनका रिलीज़ हुआ है जेल से। तो वो स्टोरी कर रहा था तो उसको मुझे लगा कि पढ़ना सही, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है और सरकारी लापरवाही कितनी ज़्यादा है। तो विद दिस पॉडकास्ट इज एडजॉर्न्ड। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.